ब्रिगेडियर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? इजराइल इज नॉट ऑन बोर्ड जी? देखिए, ये जंग इसराइल की है, दिस इज नॉट अमेरिकाज वॉर। मगर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका हो रहा है, क्योंकि उसके जो हलीफ हैं उन पे बहुत इक्तसादी प्रेशर आ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद आने का मतलब यह है कि साउथ कोरिया, जापान और इवन इंडिया जो कि उसका हलीफ है, उनकी इकोनॉमी पे खासा दबाव है। यूरोपियन ममालिक में है। सबसे बड़ा ये है कि एनर्जी मार्केट्स एज यू नो आर इंटरलिंक्ड। ये WTI आज ट्रेड हो रहा था 92 प्लस पे, तो उसका इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा है। अभी वो 3.7 से लेकर $4 पर गैलन पे उसकी प्राइस है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये एक इलेक्शन ईयर में ये एक सिमे कातिल आप समझें अमेरिका के लिए। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बजा तौर पे इस पे वरीड है, क्योंकि वो ज़्यादा थिंकिंग लोग उसमें नहीं है। और द लाइक्स ऑफ पीट हेगसेथ, जिनकी स्टेटमेंट्स आपने सुनी है, वो अभी भी बड़ा एग्रेसिव और इन्फ्लेमेटरी रेटरिक है उनका। तो वो तो उस तरफ ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि इस वक्त डिक्लेयर करे विक्ट्री, कोई मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से दोनों नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और कोई बैन बैन कोई बात चले, और जिस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा एज अ वॉर ट्रॉफी इसको शो करे। इसराइल के मकासद अलबत्ता फ़र्क हैं। वो नहीं चाहता कि इस वक्त ये जंग रुके, क्योंकि जंग का रुकना सियासी मौत होगा नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसी मकसद के लिए एज एन इंश्योरेंस उन्होंने बैरूत और उस पे साउथ लेबनान में बमबारी शुरू कर दी है, ताकि इसका दायरा कार वसी हो। सो ये सारा एक मोज़ाइक है। ठीक नो इजी आंसर्स, क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और अमेरिका इज इन अ बाइंड। ठीक, गॉट योर पॉइंट जी। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैं अभी एम्बेसडर साहब से भी बात कर रहा था, जनरल साहब ने भी अपने मिलिटरीली जो साइड थी, यानी कि वॉर स्ट्रेटजी जो है उस पर थोड़ी सी उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे एम्बेसडर साहब कह रही हैं जनाब कि ये टाइम बाय करने के लिए भी ये पॉज आया है जंग में। सो एक तो ये बताइएगा कि ये वाकई पॉज है और एक स्टेप पीछे लिया गया फॉर द टाइम बीइंग, एंड दे गोइंग टू लाइक हिट बैक, अमेरिका एंड इजराइल आर गोइंग टू हिट बैक अगेन ऑन ईरान इन द डेज टू कम। एक तो ये क्लैरिटी दे दीजिएगा, इज इट गोइंग टू हैपन, येस और नो? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो जिस तरीके से जीसीसी कंट्रीज़ का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जीसीसी कंट्रीज़ को, ठीक है, इकोनॉमिकली समझ आ गई जनरल साहब की बात कि इकोनॉमिकली उनको डैमेज करने के लिए ईरान वहाँ पे हिट कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बेसिस हैं उनको टारगेट नहीं बनाया जा रहा। जो दूसरे एरियाज़ हैं यानी कि जहाँ पे सिविलियंस भी मुकीम हैं जीसीसी कंट्रीज़ में, वो भी हिट हो रहे हैं। वो क्या, उसका क्या रीज़न है ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए, ईरान जो है अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और उनके लिए ये आखिरी जंग है। क्योंकि उनके खिलाफ जब डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक हुआ, तो वो सबसे बड़ा उनके लिए एक रूबिकॉन था जो अमेरिका और इसराइल ने क्रॉस किया। और उसके बाद उन्होंने वार्न किया था कि वी विल गो ऑल आउट। तो वो पहले गल्फ एलाइज पे उन्होंने हमला किया। उनका मंशा ये था कि वहाँ पे जो रेडार स्टेशंस हैं और जहाँ से हमले होते हैं उसकी कमांड एंड कंट्रोल नोड्स हैं, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है, एयरफील्ड्स हैं, वो उसको तमाम जो असबाब वहाँ से जंग के मुहैया होते हैं उसको हमला करेंगे और उसको डिसरप्ट करेंगे। तो वो उनकी स्ट्रेटजी तो उस लिहाज से दुरुस्त है, क्योंकि ये एक एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी है। और आपने ये अभी जिक्र किया कि वो दीगर जो सिविलियन इलाके वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे आज हम सुन रहे हैं कि अमेरिकी वहाँ से अपने बेसिस उसका इनखला करके होटल्स में जाके वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। तो उनकी भी ईरान की इंटेलिजेंस तो है, उनको तो ये मालूम है कि वो कौन कहाँ गया है। तो इस वजह से वो उधर भी टारगेट करेंगे जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे, तो सिविलियन टारगेट वहाँ समझ आते हैं। एक और बात आपने जिक्र किया था कि 83 और 17%, देखिए ये क्वांटिटेटिवली इसको नहीं देखा जा सकता। आप इसको ये भी देखिए कि क्वालिटेटिवली उन्होंने इसराइल पे क्या किया है। जो 930 उन्होंने मिसाइल वहाँ भेजे हैं, उसमें से बेशतर वो मिसाइल थे जो फर्स्ट उन्होंने 2013-12 विंटेज के, अब उन्होंने उसको जो लेटेस्ट उनके मोहलक मिसाइल हैं जो जिसमें टर्मिनल इवेजन की भी कैपेसिटी है, वो भेजे हैं। कुछ हाइपरसोनिक हैं, वो स्वार्म्स में भेजते हैं ताकि वो जो मल्टी लेयर्ड एरो, आयरन डोम और थ्रेड सिस्टम है उसको वो बीट करें। और 90% इंटरसेप्शन रेट अभी भी है। 10% जो निकल के चले जाते हैं वो नुकसान कर रहे हैं। मगर इसराइल पे कोई साइकोलॉजिकल तो बहुत स्ट्रेस है, बट
मटेरियल डैमेज उस किस्म का नहीं हुआ कि जिसको हम कहें कि जी इसको उनका कोई मिलिट्री टारगेट बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है। बट दिस इज़ एन एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी, ये याद रखिए। एक बड़ी मशहूर किताब है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, प्रोफेसर टीवी पॉल की। तो उसमें वो खुलासा उसका ये है कि वो कहते हैं कि जब चार अवामिल होते हैं जब कोई एसिमेट्रिक स्ट्राइक्स को इनिशिएट करता है, एक तो उसको फरीक को एक यकीन होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी छतरी है किसी एलाई की। दूसरा ये कि जो दूसरा फरीक है उसके पास वो वेपनरी नहीं है जो उसके पास है। और तीसरा ये कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी नैरो है। तो उस नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को मेरा ख्याल है कि पहले इसराइल ने कैपिटलाइज किया, ड्रैग किया अमेरिका के कि इन पे हमला करें, क्योंकि उससे उसके बाद ये मौका शायद उनके हाथ ना आएगा। और उसके बाद अब ईरान वो बुरुए कार ला रहा है। ये भी बहुत जानने की ज़रूरत है। आपने जिक्र किया कि ये क्यों अमेरिका इस मखमसे में इस वक्त है। ये इन्होंने जंग उजलत में शुरू की और जो मिलिट्री काउंसिल थी उसको डिसरिगार्ड किया। और अब उसमें फंसे हुए हैं क्योंकि इनकी जो अकाइलिस हील थी वो इनकी इन्फेंट्री कंपोनेंट्स का डिप्लीट होना है। ठीक। ये याद रखिए कि 2017 तक आते आते जब इनका ड्रॉ डाउन हुआ अफगानिस्तान की और इराक की जंगों के बाद, तो एक थिंकिंग वहाँ आई कि लीन एजाइल मोबाइल इंफॉर्मेशन एज ड्रिवन आर्मी होगी जिसमें इन्फेंट्री कंपोनेंट को कम किया जाए। और वो 5,70,000 से कोई 4,80,000 तक उनकी फौज आ गई है। और ज्यादा कट उनकी जो इन्फेंट्री कंपोनेंट पे लगा है। उनकी जो ठीक। ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स होती हैं, जो इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स, तो उनमें से 12 को वो इनएक्टिवेट कर दिया गया है। तो वर्चुअली उनके पास इस वक्त इन्फेंट्री कंपोनेंट जो एक डॉगेड एडवर्सरी के खिलाफ सस्टेन जंग लड़ सके वो नहीं है। इसीलिए अभी आप सुन रहे हैं कभी ओकिनावा से आ रहा है, कभी यूएसएस त्रिपोली आ रहा है। तो ये मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स भी 4-5 हज़ार की होगी। और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये क्या क्या खरग आइलैंड के लिए आ रहे हैं, क्या किसी बीच हेड पे जा रहे हैं। और इनका अगर ये उधर आके ऑक्यूपाई भी कर लेंगे तो ये तो एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट दे देंगे। तो वो वाला कंपोनेंट अभी ईरान 4-5 गुना बड़ा मुल्क है इराक से। तो इराक पे जो गल्फ वॉर में और इराक वॉर 2003-4 में जब वो पूरा एक कोalition बनी थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया से मदद दी थी। इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क उनको मदद देने को तैयार ठीक। नहीं है। बिल्कुल ठीक। इन्वेंट्री कंपोनेंट इनके पास है नहीं, तो ये ठीक। फंस चुके हैं इस वक्त। तो इसलिए दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट। अच्छा। और अलबत्ता खतरा ये इस अमर का है कि अगर ये काउंटेनेंस ना किया डिफीट इन्होंने, तो दे आर नॉट रैशनल एक्टर्स। ये इस वक्त अमेरिकी क़यादत और इजरायली क़यादत, तो मामला किसी और तरफ या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो जिसका सोचना ही सुहाने रूह है वहां ना चला जाए। तो इधर अमेरिका को रेन इन करने के लिए रूस और चीन का किरदार बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि उनका फर्ज बनता है कि इस वक्त वो उसको सेन काउंसिल दें। बिल्कुल ठीक है। मैं एम्बेसडर साहिबा आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वहाँ पे फेंका जा सकता है, वहाँ पे ड्रॉप किया जा सकता है ईरान के ऊपर, या फॉर दैट मैटर इस किस्म की कोई सोच इस वक्त है, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग्स चल रही है वहाँ पे किसी भी जगह पे, चाहे वो तल अवीव हो चाहे डीसी हो? अमेरिका के लिए देखें, दिस इज नॉट 1945। न्यूक्लियर वेपन अगर वो सोचेंगे भी तो फिर और लोगों के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स है ना। रूस के पास भी हैं और चीन के पास भी हैं।